हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को मेरे हिसाब से ब्रेक लगा दिए दिखते हैं। लगाए वो न्यूज़ सुनने के बाद में कि बोर्ड परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों ने तो ब्रेक लगा दिया है। सीबीएसई वालों बच्चों ने तो 10th क्लास वालों ने तो अच्छे तरीके से ब्रेक लगा दिया, क्योंकि उनकी पोस्टपोन नहीं है, उनकी तो कैंसिल ही हो गई है। 12वीं के लिए पोस्टपोन लिखा है, स्थगित हुई है। 10वीं की तो कैंसिल ही कर दी है सीबीएसई ने, तो उनके तो ब्रेक लग गए अच्छे तरीके से। हाँ भाई, 12वीं वाले बच्चे इस भ्रम में मत रहना कि आपकी एग्ज़ाम्स नहीं लगेंगी। वापस से सुन लो, इस भ्रम में मत रहना कि आपकी एग्ज़ाम्स नहीं लगेंगी। एग्ज़ाम्स तो लगेंगी। रीज़न बहुत सारे हैं, उनमें से एक सिंपल सा रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि 12वीं के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लगती हैं, ठीक है। तो उन मार्क्स को डील किया जाता है उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट के अंदर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 12वीं के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही एडमिशन भी दे देती हैं। जैसे अगर बिट्स की मैं बात करूँ, बिट सेट की मैं बात करूँ, तो किसी भी स्टेट बोर्ड का जो टॉपर होता है ना, वो बिट सेट में डायरेक्ट एंट्री ले सकता है। मतलब अगर एग्ज़ाम में नंबर भी नहीं आया तो भी बिट्स पिलानी में या बिट्स के जो 3 या 4 इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर, उनमें उसकी डायरेक्ट एंट्री होती है। तो 12वीं के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। तो पढ़ाई को ब्रेक नहीं लगाना है। बस आपके पास में एक टाइम गैप जो कि मई में होने वाली थी एग्ज़ाम, वो शायद अब जून में चली जाए, जून हाफ चला जाए उसके बाद में, क्योंकि जो सेकंड वेव आ रही है ये बहुत ख़तरनाक आ रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में आप अपना पूरा अच्छे से ध्यान रखें। मैंने एक पोल अभी बनाया था, उसके अंदर बच्चों का रिएक्शन जो था मेरे को अच्छा लगा। 80% बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स लगने चाहिए। ये एक अच्छी बात है, आपको लगता है कि वाकई में एग्ज़ाम्स लगने चाहिए। लेकिन एक बच्चे ने ये भी कहा कि सर, मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एक वीडियो पूरा बनाऊंगा, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके ऊपर। आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एटम और न्यूक्लियाई, मतलब परमाणु और नाभिक, यूनिट कौन सी है? परमाणु तथा नाभिक वाली है, मतलब नाभिकीय भौतिकी है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हैं उसके, 14 और 15 नंबर के ये आप चैप्टर हैं। कौन कौन से बच्चों? एटम एंड न्यूक्लियस, ठीक है। 14 और 15 नंबर के चैप्टर, एक यूनिट जो 6 नंबर बनाती है। 6 नंबर किस तरीके से बना रही है, कुछ ऐसा पैटर्न ये है। 1 + 2 + 3 = 6। आप सभी को पता है ये गणित तो, है ना। न्यूमेरिकल आ सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस यूनिट से न्यूमेरिकल अमूमन पूछा गया है। एक छोटा सा बहुत सामान्य सा सवाल पूछा जाता है, सामान्य सा बहुत छोटा सा सवाल है, कोई टिपिकल सवाल नहीं आता, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कोई लंबे चौड़े सवाल डील करने की आवश्यकता नहीं है इस यूनिट से। छोटे छोटे से सवाल जो है ना, जिनमें सीधा सीधा काम हो जाता है, वही देख लीजिएगा। जैसे त्रिज्या कितनी होती है, इस कक्षक में वेग कितना होगा, इस कक्षक में ऊर्जा कितनी होगी, बस इतना सा। ज़्यादा रामायण में मत घुस जाना, बहुत लंबे चौड़े सवाल मत करने लग जाना। हाँ भाई, तो काम करते हैं, जो हमें दिमाग में रखना है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए बना रहा हूँ वीडियो। एक बच्चे ने तो ये तक लिख दिया है कि सर हिंदी में लिखो। मेरी आवाज़ शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आती है ना, अच्छे से नहीं समझ में आती ना। अरे, मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि वो ये बोल सकते हैं कि सर इंग्लिश में लिखो। रीज़न ये है क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले ना तो इंग्लिश मीडियम के रहे, ना ही हिंदी मीडियम के रहे, बेचारे अधर में झूल रहे हैं। ना तो इंग्लिश पूरी आती है, ना हिंदी पूरी आती है। अरे हिंदी मीडियम वालों को तो हिंदी आती है भाई, और मैं तो हिंदी में ही बोलता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ हिंदी में, मेरे से तो निकलती भी हिंदी ही अच्छी है। ओके, चलिए काम करना चालू करते हैं। तो भी मैं दोनों में लिखूँगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले एटम वाले से, मतलब परमाणु वाले चैप्टर से क्या याद रखना है, तो आपका एक तो रदरफोर्ड मॉडल है, एक बोर मॉडल है। आपको दोनों की कमियां याद रखनी है। रदरफोर्ड तथा बोर मॉडल की 2 कमियां,
ये दो कमियां ध्यान में रखिएगा क्योंकि एक नंबर का सवाल आता है ना। तो ये इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं लिमिटेशन, लिमिटेशन लिख सकते हो, शॉर्टकमिंग लिख सकते हो, ड्रॉबैक भी लिख सकते हो एक तरीके से। तो वैसे ड्रॉबैक नहीं होना चाहिए, ये वर्ड गलत है, लिमिटेशन ही आएगा। लिमिटेशन या फिर शॉर्टकमिंग दोनों सही वर्ड हैं। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। दो दो लिमिटेशन आपको दिमाग में रखनी है, दो लिमिटेशन ध्यान में रखिएगा। अच्छा सवाल है, पूछा ही जाता है लिमिटेशन। देखो मॉडल जो है रदरफोर्ड मॉडल पूछा नहीं गया है, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल की कमियां पूछी गई हैं, ये ध्यान में रखिएगा। फिर बोर मॉडल के तीनों पोस्टुलेट, मतलब बोर मॉडल के अभिग्रहित कितने अभिग्रहित थे? 3 अभिग्रहित थे, याद ही रखने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। सेकंड वाला जो अभिग्रहित है वो तो बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि वो जो है वो क्वांटाइजेशन से रिलेटेड है, ये बात ध्यान में रखना। क्वांटीकृत अभिग्रहित कौन सा था? दूसरा अभिग्रहित था, है ना। तो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ये याद रखने ही रखने हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल, ठीक है, क्योंकि पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल बड़े क्वेश्चंस में भी दिया गया है, ये बात ध्यान में रखिए। बड़े क्वेश्चन में भी इसको इंक्लूड किया गया है, 1 नंबर के सवाल में भी इसे इंक्लूड किया गया है। तो ये पर्टिकुलर ऐसा जो पार्ट है वो बड़े क्वेश्चन में भी इंक्लूड होता है और छोटे में भी इंक्लूड होता है। जैसे 3 नंबर का कोई सवाल आएगा तो इस 3 नंबर को भी वो डिवाइड कैसे करते हैं बच्चों? 1+2 में करते हैं। 1 नंबर का तो कोई भी पोस्टुलेट पूछ लेंगे, और 2 नंबर कैसे डिवाइड कर देंगे? डेरिवेशन। अब वो डेरिवेशन कौन सी हो सकती है? तो 3 ही डेरिवेशन आपको याद रखनी है, और सिंपल सी डेरिवेशन है बच्चों। कौन कौन सी? परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की कक्षित, है ना, कक्षकों की त्रिज्या, कक्षीय त्रिज्या जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस का डेरिवेशन ध्यान में रखिएगा। दूसरा ऑर्बिटल वेलोसिटी, और क्या ध्यान में रखना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कक्षीय वेग, ध्यान में रखें। और तीसरा एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा या nth कक्षक में ऊर्जा ज़्यादा बेहतर होगा, इलेक्ट्रॉन की nवें कक्षक में ऊर्जा। ये जो सवाल हैं ये ध्यान में ही रखिएगा। जो मैं 3 नंबर का सवाल बता रहा हूँ, 3 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, मिलेगा ही, इन तीनों में से एक मिलेगा ही मिलेगा। और वो 3 नंबर का कैसे आएगा? 1+2 के कॉन्सेप्ट में ही आएगा, ये बात और ध्यान में रखो। तो पोस्टुलेट पूछेगा, या तो 2 पोस्टुलेट पूछ लेगा या 1 पोस्टुलेट पूछेगा, और फिर इन तीनों में से कोई एक डेरिवेशन करने को बोलेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई काम कैसे होगा? तो एक बार के लिए इसे उतार लो जल्दी से, और मैं वीडियो को चेक कर लेता हूँ कि कैसे काम हो रहा है। हाँ भाई, दिखाई तो दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। देखो अब आगे काम करते हैं, इसके बाद में अपन चलते हैं। देखो इसमें और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। आप कह सकते हैं कि मोर देन 90% पार्ट ऐसा है जो कि इन्हीं क्वेश्चन से डील होगा, इसके अलावा और कोई अच्छा खासा क्वेश्चन है नहीं। आयनन विभव और आयनन ऊर्जा आप कह सकते हैं, या फिर उत्तेजन विभव और उत्तेजन ऊर्जा आप कह सकते हैं, लेकिन वो सवाल फिर 1 नंबर का ही है, 2 नंबर का या 3 नंबर का सवाल नहीं। हाँ, दोनों एक साथ पूछ लेते तो 2 नंबर एक साथ बन सकता था,
है ना, दोनों आयनन विभव और उत्तेजन विभव एक साथ पूछ ले तो 2 नंबर का बन सकता था, लेकिन चांसेस कम है, या तो आयनन विभव ही पूछेगा या उत्तेजन विभव ही पूछेगा, एक बार में एक ही पूछता है तो 1 नंबर के सवाल में ही है वो। ठीक है, बड़ा सवाल यहीं से ही आपको देखने, मतलब 2 और 3 नंबर का सवाल अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ छोड़नी नहीं है। अब अपन बात करते हैं नाभिक में, कि नाभिक में क्या होने वाला है, न्यूक्लियस में क्या होने वाला है। न्यूक्लियस में चांसेस ये है कि 3 नंबर का सवाल थोड़े कम देखा जाएगा। रीज़न ये है कि जो 3 नंबर का सवाल आना चाहिए न्यूक्लियस से, मतलब नाभिक से जो आना चाहिए था बच्चों, वो तो हटा दिया। रेडियो एक्टिविटी जो था, रदरफोर्ड और सॉडी का जो मॉडल था वो तो हटा दिया है ना। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये तो छोटे सवालों के लिए था, वो भी हटा दिया है। तो जो अच्छा खासा पार्ट था, जो 3 नंबर बना सकता था इस चैप्टर के लिए, न्यूक्लियाई के लिए या नाभिक के लिए, वो तो हट गया। तो अब अपने पास में 1 और 2 नंबर के लिए ही काम बचा। अब 1 और 2 नंबर के लिए है तो फिर कुछ परिभाषाएं हो जाएगी, एक आध क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं, मतलब नाभिक वाले में मैं बात करूं, तो एक सिंपल सा छोटा सा 2 या 3 लाइनों का डेरिवेशन है। हालांकि उसे बनाओ तो आप 6-7 लाइनों का कर सकते हो। वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता या अनिर्भर होता है। ठीक है, प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियस डेंसिटी is independent on atomic mass number। है ना, ये चीज पूछ सकता है कि एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, ए पर डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी जो है एटॉमिक मास नंबर ए पर डिपेंड नहीं करती। ये पूछा गया सवाल भी है और 2 नंबर आने के लिए सवाल ये ठीक भी बनता है, अच्छा सवाल है ये। फिर और क्या पूछेगा 2 नंबर के लिए, तो 2 परिभाषाएं सामान्य तक पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी है, एक तो है बच्चों द्रव्यमान क्षति की, द्रव्यमान क्षति जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। और दूसरी है बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, अगर आ सकता है तो ये भी एक साथ पूछ सकता है और इन दोनों के मध्य संबंध भी पूछ सकता है। आप सभी को पता है ना, EB = डेल mc² लिखते हैं, फिर डेल m का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो ये 2 सवाल। फिर जो मेरे को लगता है बच्चों, नाभिकीय भट्टी जो है ना, इसका चित्र ध्यान में रखिएगा, इसका चित्र और फिर कार्य। ठीक है, अब नाभिकीय भट्टी में कोई बड़ा सवाल नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नाभिकीय भट्टी मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका क्या डायग्राम, और वर्किंग ऑफ ईच यूनिट विद एग्जाम्पल। हाँ, ये क्या कहने का मतलब है, जैसे जब आप नाभिकीय भट्टी पढ़ते हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं, ईंधन। खैर ईंधन तो नहीं पूछेगा कि ईंधन आने के चांसेस कम है। नाभिकीय भट्टी में आप देखते हैं शीतलक आता है,
आता है ना, कूलेंट जिसे बोलते हैं, कूलेंट बोलते हैं शीतलक को। ठीक, तो शीतलक का कार्य क्या है, शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको लिखना है कि शीतलक के रूप में हम CO2 का यूज़ कर सकते हैं, जल का यूज़ कर सकते हैं, ये आपको लिखना है। फिर मॉडरेटर, मंदक, कि मंदक का कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉन के वेग को कम करना होता है, न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करना होता है ताकि वो नाभिक के विखंडन में भाग ले सके, है ना। और ये ये क्या, ये तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ। मंदक का एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ध्यान रखिएगा, भारी जल। ठीक, फिर तीसरा है कंट्रोलिंग रॉड, नियंत्रक छड़ें, इनका कार्य क्या होता है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करना, है ना, श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करना होता है, कंट्रोलिंग रॉड्स बोलते हैं। ये सारे 1 नंबर के सवालों के अंदर है, ये बात और ध्यान में रखें, ये सब 1 नंबर का सवाल ही बनाएंगे, डायग्राम भी 1 नंबर का ही बनाएगा, इनकी वर्किंग और इनके एग्जाम्पल भी 1 नंबर के सवाल के लिए हैं। ये सिर्फ नाम और कार्य देख के जाइएगा, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 लाइन के अंदर कार्य सिमट जाना चाहिए, इससे ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक, इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है ना, नाभिकीय भट्टी के कार्य लिखो। तो नाभिकीय भट्टी का कार्य क्या होता है, तो हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्रदान करना, या फिर विद्युत ऊर्जा उत्पादन के अंदर किसका उपयोग करते हैं, नाभिकीय भट्टी का उपयोग करते हैं। और किसके अंदर यूज कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया से, नाभिकीय भट्टी में नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है, और इस विखंडन की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो समस्थानिक प्राप्त होते हैं, उन समस्थानिकों का उपयोग विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। फिर लास्ट में एक चीज और देख के चले जाइएगा, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन में अंतर, ये चीज़ देख के चले जाइएगा। इनसे आपका 1 नंबर का काम और 2 नंबर का काम मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से 6 नंबर कंप्लीट करने के लिए आपको ये चीज़ तो देख करके ही जानी है। मैंने आपको बता दिया कि 3 नंबर का आने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं नाभिक से आने के लिए, क्योंकि 3 नंबर का पार्ट तो बोर्ड ने हटा दिया है। तो फिर हमारे पास में 1 और 2 नंबर के कॉन्सेप्ट है। तो 1 नंबर में जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो याद रखनी चाहिए। हाँ, जैसे AMU की परिभाषा मैं भूल गया हूँ। 1 नंबर के सवाल के लिए आप किसकी परिभाषा याद रखेंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, इसकी क्या परिभाषा याद रखिएगा, AMU की परिभाषा ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये पूछे गए सवाल हैं और रिपीटेटिव सीन में देखे जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे बोर्ड पेपर्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो बोर्ड में आए क्वेश्चंस हैं उनके साथ में अपन डील कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप याद कर लेंगे। आपके पास में टाइम ज़्यादा है तो हर एक चीज़ को लिख लिख के याद करने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और अपना पूरा ध्यान रखें। ये स्थिति जो है वो बहुत क्रूशियल है, तो खुद का ध्यान रखो और अपने परिवार वालों का ध्यान रखो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो। ओके, ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।